अगर ब्लड ग्रुप क्या होता है भाई आपका ए बी है, तो ए बी में हमेशा क्या होता है, एंटीजन क्या रहेगा आपका प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या रहेगा हमेशा एब्सेंट होगा। क्लियर हुआ। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें एंटीजन क्या रहेगा आपका ए बी होगा, सॉरी एंटीजन क्या रहेगा आपका एब्सेंट होगा और एंटीबॉडी क्या होगा आपका प्रेजेंट होगा। इसी कारण एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण तो क्या होता है डिफरेंट होता है। जिसमें एंटीजन क्या रहेगा एब्सेंट रहेगा, इस कारण वो सबको देगा, ठीक। और इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट रहता है, वो सबसे क्या करेगा लेगा। आया समझ का। इसी के ऊपर डोनर और रिसेप्सिबल। हाँ कि संगीता माइक को करो यार, बंद करो। इधर क्या बोलते हैं अभिनव, हाँ ठीक है। ये हो गया ब्लड ग्रुप। अब हेडिंग डालिएगा आरएच फैक्टर। इसको अच्छे समझा के जैसे तो मैं समझ नहीं आया था। उसमें तो अच्छे से पढ़ाते सर। इधर देखिएगा, अगला होता है आर एच फैक्टर। कौन सा फैक्टर कहता है भाई आर एच फैक्टर। अभी देखिएगा, मतलब आर एच फैक्टर को भी देने का श्रेय दोनों को जाता है, कार्लर एंड स्टीनर, और दूसरा किसको कहता है विनर को यार, ठीक। दोनों को जाता है आपका, दोनों वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या दिया था ब्लड ग्रुप को भी दिया था और आर एच फैक्टर को भी दिया था। क्लियर है। अब समझिएगा, ये जो आर एच होता है एक प्रकार के क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। आर एच क्या होता है एक प्रकार के प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन को सर्वप्रथम रिसस बंदर पे देखा गया। कौन सा बंदर पे देखा गया है रिसस बंदर। वो रिसस बंदर होते हैं, मतलब जिसका जो एब्डोमिनल मतलब बोलते हैं ना जिसका पीछे, ठीक है, जिसका हिप्स, ठीक, वो हमेशा क्या होता है रेड कलर का होगा। उस बंदर को हम क्या कहते हैं भाई रिसस बंदर कहते हैं। जैसे आपको देखिएगा मरकंटक जाएंगे तो पीछे पूरा लाल लाल दिखाई देता है, तो जो लाल लाल दिखाई देता है वो कौन सा बंदर होगा आपका रिसस बंदर। तो उसी बंदर में आर एच फैक्टर को देखा गया। इसमें देखा गया है आर एच फैक्टर। तो ये आर एच एक प्रकार क्या होगा प्रोटीन, जिसमें आर एच प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा वो ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका पॉजिटिव, और जिसमें आर एच जो प्रोटीन एब्सेंट होगा वो आर एच क्या होगा आपका नेगेटिव। वो एक प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। मतलब जिसके में ये प्रेजेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका आर एच पॉजिटिव, और जिसके में नहीं रहेगा वो क्या होगा आर एच निगेटिव। और ये पूरे श्रेय जाता है एंटीजन के ऊपर। तो लिखिएगा हाँ एंटीजन के ऊपर। जैसे कि प्रोटीन है, जैसे मैं आपसे पूछा कि जैसे कि मान लीजिएगा जैसे ए है, क्या है ए, अगर इसके बॉडी में ए वाले के बॉडी में अगर एंटीजन एब्सेंट रहेगा तो वो ए निगेटिव होगा। भाई ए वाले के में एंटीजन तो ए प्रेजेंट रहता ही है, तो पॉजिटिव हो गया प्रेजेंट हो गया। तो अगर इसमें एंटीजन ए में एब्सेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, मतलब आर एच क्या हो जाएगा वो निगेटिव, मतलब निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला होगा। अगर इसमें एंटीजन अगर प्रेजेंट रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसी एंटीजन को हम एक प्रकार क्या बोलते हैं प्रोटीन्स कहते हैं। क्लियर हुआ यार। नहीं समझ। जैसे कि अभी आप लोग पढ़े हो कि हमेशा ए में एंटीजन प्रेजेंट रहता है। ए में एंटीजन क्या रहेगा ए, बी में एंटीजन क्या रहेगा आपका बी, ए बी में एंटीजन क्या रहेगा आपका ए बी, और ओ पे एंटीजन क्या रहेगा आपका एब्सेंट होगा। क्लियर हुआ है तक यही पढ़े हो। अब इसमें प्रेजेंट है तब की बात हुआ, तो तब की क्या हुआ ये पॉजिटिव। अगर ए पे एंटीजन एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा ये ए नेगेटिव। इसमें अगर एंटीजन एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा बी नेगेटिव। इसमें अगर एंटीजन एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा ये ए बी नेगेटिव। नहीं है समझ यहाँ। और इसमें अगर ये प्रेजेंट हो जाता, ध्यान से समझिएगा यार, ठीक, इसमें ऑलरेडी एंटीजन क्या रहता है एब्सेंट। नहीं है समझ। अगर इसमें एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा, ध्यान समझिएगा, इसमें एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तब वो क्या हो जाएगा ओ निगेटिव। सेम विपरीत है इसमें। क्लियर हुआ या नहीं है समझ। भाई इसमें एंटीजन एब्सेंट रहता है, क्लियर हुआ, इस कारण वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव रहेगा, ब्लडी ग्रुप में रहता है एंटीजन एब्सेंट। अब इसमें अगर प्रेजेंट हो जाएगा,
कौन सा एंटीजन, हाँ ठीक है, या उस भाई या इसमें क्या हो सकता है, एंटीजन ए हो सकता है या एंटीजन बी होगा, आया समझ यार, या एंटीजन क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है। सर वो क्यों नहीं हो सकता? वो एंटीजन रहता ही नहीं है। जो एंटीबॉडी रहता है वो एब्सेंट रहता है, वैसे नहीं मतलब वो नेगेटिव वाले में, क्योंकि हाँ अगर दोनों रहेंगे तो बॉन्डिंग हो जाएगा। हाँ, क्लियर हुआ है तक के? चलिए लिख लिए, जिसमें एंटीजन क्या होता है प्रेजेंट रहेगा वो आरएच क्या होगा पॉजिटिव, जिसमें एंटीजन एब्सेंट होगा आरएच क्या होगा नेगेटिव। लिखिएगा आरएच पॉजिटिव 97% लोग को होता है और आरएच नेगेटिव 3% लोगों को होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव 97% लोगों को है इंडिया पे ना यार, और निगेटिव 3% है। वर्ल्ड में लिखिएगा 80% लोगों को पॉजिटिव, इंडिया में कितना लिखे 97 और 3%। वर्ल्ड में लिखिएगा 80% लोगों को पॉजिटिव और 20% लोगों को निगेटिव। सर तो इसका नेगेटिव रहना अच्छा है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव रहे यार, ब्लड डोनेट सभी जगह मिलता है। क्लियर है? एक शब्द और लिखिएगा आपको, देखिए इसमें दो चीज, पहला तो एंटीजन समझ आ गया, दूसरा एक और शब्द लिखा है इधर समझिएगा, लिखा है आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इज एब्सेंट, मतलब जिसमें आरएच पॉजिटिव रहेगा उसमें एंटीबॉडी क्या होगा एब्सेंट फॉर दिस एंटीजन। फिर कहता है आरएच एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इज आल्सो absent in RH निगेटिव ब्लड ग्रुप। ध्यान से मतलब समझिए इसका, इधर देखिएगा, कहता है जो RH पॉजिटिव है उसमें एंटीबॉडीज क्या रहेगा absent फॉर दिस एंटीजन। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? भाई जो RH पॉजिटिव रहता है, ठीक, क्या रहता है भाई, एंटीबॉडीज क्या रहेगा आपका एब्सेंट फॉर दिस एंटीजन, जो एंटीजन रहता है वो क्या रहेगा आपका प्रेजेंट रहेगा। आया समझ? दूसरा कहता है RH एंटीबॉडी इज आल्सो एब्सेंट, मतलब जो ये इसका एंटीबॉडी पूछ रहा है ना कि वो ब्लड ग्रुप का, ध्यान से समझिएगा। नहीं आया समझ? इसमें RH एंटीबॉडी इज आल्सो एब्सेंट, आल्सो एब्सेंट, देखिए पॉजिटिव वाला कहानी बता रहा है ना, ये सिर्फ RH बस का बता रहा है। नहीं है समझ आ? क्योंकि RH एक प्रकार का क्या होता है फैक्टर होता है, वो तो एंटीजन के प्रेजेंट एब्सेंट के कारण वो नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो RH एंटीबॉडी इज आल्सो एब्सेंट इन RH क्या होगा नेगेटिव ब्लड, मतलब जिस ब्लड RH में क्या होता है एंटीजन क्या रहेगा आपका एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगा, वही RH क्या होगा नेगेटिव। क्लियर हुआ? नहीं है समझ? एंटीजन ये देखिए लिखा है RH एंटीबॉडी, लिखा है ना RH क्या लिखा है एंटीबॉडी इज आल्सो एब्सेंट इन RH ब्लड ग्रुप, मतलब जिसके बॉडी पे RH जो निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसके शरीर पे RH एंटीबॉडी क्या रहेगा एब्सेंट रहेगा। आया समझ? नहीं आया? वो तो बता दिया था एंटीजन जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो पॉजिटिव, जिसमें एब्सेंट रहेगा वो निगेटिव, लेकिन यहाँ पास अगर क्वेश्चन पूछ दिया RH एंटीबॉडी अगर एब्सेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप मानोगे, तो कौन सा मारोगे निगेटिव। अगर यहाँ पास नहीं दिया है, ऐसे नहीं दिया है RH एंटीबॉडी, सिर्फ यहाँ दे दिया कि एंटीजन इज आल्सो एब्सेंट इस ब्लड ग्रुप क्या होगा तो निगेटिव। नहीं आया समझ? एंटीजन एब्सेंट बोल रहे हैं ना आप, तभी उसको क्या बोलोगे निगेटिव। अगर यहाँ पास दे दिया ये नहीं पूछा, पूछ दिया RH एंटीबॉडी इज एब्सेंट पूछा, तब भी वो ब्लड ग्रुप क्या होगा RH पॉजिटिव, सॉरी RH निगेटिव। आया समझ? अगर ये RH के साथ अगर एंटीबॉडी दिया तो हमेशा निगेटिव, अगर ये RH पॉजिटिव के साथ एंटीबॉडी दिया तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आया समझ? इसको देखो ना, ये पॉजिटिव का स्लो दिखा रहा है, ये खाली का दिखा रहा है। ठीक, चलिए थोड़ा सा लिखिएगा।
वो तो बता दिया था। ओ निगेटिव क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। हाँ, ये देखिएगा जो आप बच्ची बता रही थी, नेहा बोल रही थी, उसमें देखिएगा एकदम स्पष्ट लिखा है, इफ मदर इज आर एस निगेटिव एंड फादर इज आर एस पॉजिटिव। ठीक, तो इसमें अपोजिट है वो लोग दोनों, मतलब मम्मी क्या है इसमें? पॉजिटिव, और मदर क्या है? सॉरी, फादर क्या है? निगेटिव। देन आप स्प्रिंग दोनों के बीच में क्या हुआ? क्रॉस हुआ। इज आल्सो आर एस पॉजिटिव इन दिस केस फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मम्मी क्या हो गई? प्रेग्नेंट हुई, जो पॉजिटिव है। इधर कंप्लीमेंट्री सक्सेसफुल, मतलब क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। बट ड्यूरिंग एट द टाइम फर्स्ट डिलीवरी आर एच एंटीबॉडी इज द फॉर्मेट इन द मदर ब्लड से, मतलब पहले ब्लड मदर में क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ड्यू टू डैमेज्ड ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी डेथ ऑफ द फीटस, मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा क्या हो सकता है? वो डेथ हो सकता है या फीटस हो सकता है। इन द ऑकर ईयरली स्टेज ड्यू टू एगुगुलेशन टू ब्लड कॉज, जिसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टलेसिस। आया समझ? देखिए इसमें अपोजिट था तो सर्वाइव किया, क्यों नहीं किया? अगर मम्मी अगर निगेटिव रहता, पापा पॉजिटिव रहता और उसके पेट में अगर पॉजिटिव बनता, तब वो बच्चा क्या करता? सर्वाइव करता, और सेकंड क्या हो जाएगा? डेथ। सेम इसमें अपोजिट हुआ, मतलब पहला में क्या हुआ? निगेटिव हुआ, ये तो बच्चा क्या कर लिया? सर्वाइव। और सेकंड अगर वो पॉजिटिव पैदा होता, निगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव होगा तब वो एरिथ्रोब्लास्टिस होने का चांसेस होता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि नामदेव सर के यहाँ जो हॉस्टल में काम करता है, हॉस्टल में क्या करता है? काम करता है, जिसके 6 बच्चा हुआ और 6 बच्चा क्या हो गया? उसके डेथ हो गया। ठीक, मतलब उन दोनों में से क्या है? एरिथ्रोब्लास्टिस हर बार हो रहा है उसके शरीर में, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या था? निगेटिव है। ठीक, और दोनों में बच्चा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव होते जा रहा है। आया समझ? पूछिएगा नामदेव सर से तो आपको बता देंगे। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? तो भाई जो पहले के लोग खत्म होते थे, 10-12 बच्चा होके खत्म हो जाते थे, सिर्फ उसका रीजन यही था, लोग उसको नहीं जानते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा अब आप लोग। ये हो गया ब्लड ग्रुप वाला। ठीक, चलिए अब अगला लिखिए भाई। सर तो जब उसको खत्म होना ही है तो बच्चा ही क्यों बनता है? तो फीटस स्टेज में हो रहा है ना, होने के बाद नहीं, फीटस मतलब हाँ, मतलब भ्रूणी अवस्था में भी खत्म हो जा रहा है, और उसका बच्चा होने के बाद खत्म हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट करने के बाद हो रहा है उसका। 6 बच्चा वैसे ही हुआ, लेकिन इसमें तो फीटस, हाँ इसमें फीटस लिखा है, लेकिन उसके होने के बाद हो रहा है उसका। ठीक है सर, तो ब्लड ग्रुप कब बनता है बच्चों में? कितने वीक में? तो बता दिए थे यार हम, ब्लड नहीं बताया था यार? 3.5-4 मंथ जब होता है तभी ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मैं तो बताया था 20 से 22 मतलब जो होता है वीक, उसी में हफ्ते में क्या हो जाता है आपका, मतलब हफ्ता, अगर हफ्ता बोले तो 4 हफ्ता क्या? बोन मेरो तो बोन मेरो बनेगा तभी तो ब्लड बनेगा उसमें। स्प्लीन से बनता बोले तो। अरे भाई क्या देखिएगा, पहले तो पूरे स्प्लीन बनेगा ना यार, पूरे बॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, लीवर स्प्लीन, तभी तो ब्लड बनेगा। ब्लड पहले क्या होगा? हड्डी एकदम पतला रहता है, सॉफ्ट रहेगा, ठीक कोमल रहता है। देख रहे हो कैसे पढ़ रही है विजय? ठीक है, लेट के पढ़ रही है, वैसा कोई पढ़ाई होता है? ठीक, मतलब क्या कहता है भाई आपका ये स्प्लीन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या आ गया? मतलब कहाँ बनता है वो? सबसे पहले वो भ्रूणी अवस्था में स्प्लीन और लीवर में बनता है, मतलब भ्रूणी अवस्था बना मतलब लीवर और स्प्लीन बन गया है। फिर बॉडी डेवलपमेंट हुआ, तब क्या बना? बोन बना, तभी उसके अंदर क्या बनेगा? बोन मेरो बनेगा, तब कहीं जाके ब्लड का वो फॉर्मेशन होगा। चलिए अगला टॉपिक लिखेंगे आप लोग अब, मस्कुलर टिश्यू। लिखेगा मस्कुलर टिश्यू। अगला लिखेंगे आप लोग मस्कुलर टिश्यू। ठीक, अगला कौन सा टिश्यू कहता है भाई आपका? मस्कुलर टिश्यू। इसी को बोलते हैं या लाल पेशी या श्वेत पेशी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं आपका?
श्वेत पेशी, या इसी को हम क्या कहते हैं, लाल पेशी कहते हैं, जिसको हम एक साथ क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। और ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रकार के प्रोटीन का बना होता है। मतलब मस्कुलर टिश्यू किससे बना होता है, तो एक्टिन से, प्लस क्या होगा आपका मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। दोनों एक प्रकार क्या होते हैं, प्रोटीन, और दोनों का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका मस्कुलर टिश्यू। अगर लिखिएगा मस्कुलर टिश्यू में एक्टिन और मायोसिन प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर हुआ? मस्कुलर टिश्यू किससे किससे मिलकर बना होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे लिखिएगा, इसकी उत्पत्ति लिखिएगा मेसोडर्म। लिखिएगा इसकी उत्पत्ति किससे होता है, मेसोडर्म से। जबकि नेत्र की, हाँ, इसकी उत्पत्ति ओरिजिन, अरे भैया एक्टिन और मायोसिन दोनों एक प्रकार के प्रोटीन है। अगर पूछेगा मस्कुलर टिश्यू की उत्पत्ति मतलब किससे हुआ है, तो किससे, कौन से प्रोटीन से बना है, तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना है। क्वेश्चन पूछा आपसे कि मस्कुलर टिश्यू की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो एक्टोडर्म से, सॉरी मेसोडर्म से, मतलब मस्कुलर टिश्यू की उत्पत्ति किससे हुआ है, मेसोडर्म से। लेकिन लिखिएगा नेत्र की आइरिस और सिलियरी पेशियां एक्टोडर्म से बनता है। नेत्र की आइरिस तथा सिलियरिया पेशियां एक्टोडर्म से बनता है। सिलियरी पेशी, सिलियरी बोलते हैं ना, सिलियरी पेशी मस्कुलर किससे बनता है, तो एक्टोडर्म से बनता है। देखिएगा 50% शरीर का भाग इसी से बनता है। मेसोडर्म से हो गया, लिख लिए। अब लिखिएगा मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स। लिखिएगा टाइप्स, आप क्या लिखेंगे, मस्कुलर टिश्यू। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। पहला लिखिएगा आपका क्या होता है, अरेखित, जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं भाई, अनस्ट्रेटेड बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड, जिसको क्या बोलते हैं भाई अपन, अरेखित। पहला क्या होगा, अरेखित। दूसरा लिखिएगा आप रेखित, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड होगा। और तीसरा होता है आपका, पहला क्या होगा, अरेखित, दूसरा क्या होगा आपका रेखित, और तीसरा होता है हृदय, जिसको क्या कहते हैं भाई अपन, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। क्लियर हुआ यार? कितने प्रकार का टिश्यू होगा भाई, मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के। पहला कौन सा होगा, अनस्ट्रेटेड मतलब अरेखित। दूसरा क्या होगा, स्ट्रेटेड मतलब क्या होगा आपका रेखित, और तीसरा क्या होगा आपका कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। अब कौन कौन कहाँ बनता है ये बस याद रखना है, कौन सी टिश्यू अरेखित है, कौन सी टिश्यू रेखित है, और कौन सी टिश्यू हृदयक है। तो पहला लिखेगा अरेखित। लिखेगा इसमें एक्टिन और मायोसिन, लिखिएगा इसमें एक्टिन और मायोसिन उपस्थित होता है। लिखिएगा इस प्रकार का पेशी आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल, देखिए आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, मूत्राशय, पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर, आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, रुधिर वाहिनियां मतलब ब्लड वेसल्स,
श्वास नली, श्वास नली में पाया जाता है। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा। ये कौन सी पेशी होगा? आरेखित। ये बताइएगा जो आरेखित पेशी है उसमें मनुष्य का कंट्रोल है क्या? नहीं है। जिसमें मनुष्य का कंट्रोल नहीं होगा वो कौन सा पेशी होगा? आरेखित पेशी। जैसे कि देखिएगा, अगर मैं इसके मुंह में ऐसे पानी को अगर डालूंगा तो इसका जो क्या होता है? आहार नाल होता है। क्या होता है? आहार नाल। पानी ऊपर से कहाँ चल देगा? नीचे। मतलब ऊपर से कहाँ चला जाएगा? नीचे। के बीच में रोक सकती है। मतलब जिसमें कंट्रोल नहीं होगा वही कौन सी पेशी होगा? आपका आरेखित पेशी होगा। क्लियर हुआ? आपको सबको पता है। इधर देख लीजिएगा, ये हमारा मुख गुहा से लेकर एनस की द्वार तक की जो एक लंबी नली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये अलग बात है कि डायफ्राम के ऊपर स्टमक के, मतलब डायफ्राम और स्टमक के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसको कौन सा वाल्व कहते हैं? इंस्पेक्टर का वाल्व कहते हैं। कौन सा वाल्व कहते हैं? इंस्पेक्टर का वाल्व कहते हैं। यही जो वाल्व होता है वो बच्चों में क्या होता है? अल्प विकसित होता है। और आपे में क्या होता है? विकसित होता है। जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं, कभी भी बोलते हैं कि छोटा बच्चा है उसको सुला के दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जो दूध कहाँ हो जाता है? नाक कान में चला जाता। आया समझ? इसलिए बच्चे को हमेशा बैठ के दूध पिलाओ या खड़े होके दूध पिलाया जाता है। और बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसके पीठ को ऐसे क्या करते हैं? थपथपाया जाता है, ताकि दूध कहाँ चला जाए? उसके अमाशय पे। आया समझ? क्योंकि ये जो वाल्व क्या रहता है? अल्प विकसित होता है। इसकी नली क्या रहता है? ओपन। और आपके नली वहां पास क्या हो जाएगा? जैसे भोजन गया, जैसे भोजन गया तो खुल गया, भोजन अंदर चला गया, सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगी। परमानेंट खुला, परमानेंट नाक वाला खुला है, सांस वाला खुला है, आहार नाल खुला नहीं है। अगर आहार नाल में गैस बना तो आपको हमेशा किसका प्रॉब्लम होगा? गैस का, हवा का। आया समझ? इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी खाना खाते हैं तो तुरंत हमारा ग्रास नली क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, खाना नीचे चला जाता है। आया समझ? यार नहीं आया समझ? सर ये गैस वाला कैसे समझेंगे? वो हवा चला जाता है पेट के अंदर तब गैस बनता है। इसी क्यों हवा जाता है? तो हम जानवर जैसे खाते हैं, मुंह को खोल खोल के खाते हैं, जिससे हवा हमारा कहाँ चला जाता है? अंदर। ठीक आया समझ? तो परदादा लोग बोलते थे हमेशा मुंह को बंद करके खाना खाना चाहिए, मुंह खोल के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। आया समझ? पहले के लोगों को गैस क्यों नहीं होता था? क्यों? क्योंकि वो मुंह को हमेशा क्या करते थे? बंद करके खाते थे। और हम लोग जो खाना खाते हैं आवाज कर करके खाना खाते हैं। आया समझ? मुंह खोल के। इसलिए अभी के बच्चों को सबको क्या हो रहा है? गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर हुआ? सर वो मेरी मामी को ना उसका प्रॉब्लम है तो कैसे करेंगे बताइए? थोड़ा थोड़ा खाए हर एक घंटा में, हर एक घंटा में थोड़ा थोड़ा खाए मुंह को बंद करके। तो उससे क्या होता है? पतली से खाना तो खाएगी ना। नहीं आया समझ? जहाँ खाली पेट रहेगा वहाँ गैस बनेगा ही। ठीक? तो हर एक घंटा में उसको कुछ ना कुछ देते रहो बस, लेकिन उसको प्रोटीन वाला चीज मत देना। जहाँ प्रोटीन खाएगा वहाँ गैस बनाएगा। क्लियर हुआ? डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तभी तो गैस बनता है। दूध पी के देख लो 2 दिन, ठीक? बच्चे दूध को पचा लेते हैं, आपको दूध पिला के देख लो तो गैस बनने लगेगा, भारी भारी लगेगा। ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? चलिए लिख लिए। पहला कौन सा पेशी लिखे? आरेखित पेशियां। जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता वो कौन सी पेशी होगा? आरेखित पेशी। इसी को बोलते हैं अनैच्छिक। देखो ये पानी मुंह से आने लगा, आ रहा है, देखो पानी गुपचुप का नाम सुनते ही नहीं आ रहा है, मतलब वो कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया, मतलब हमारे जो बस पे नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए लिखिएगा यहीं पास यार। और आपको रेखित का लिखना है? दूसरा लिखिएगा। हाँ यहीं पास और होता है रेखित पेशिया में, मतलब जो अनैच्छिक क्रिया होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला होता है आपका न्यूरोजेनिक, दूसरा होता है मायोजेनिक। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में पढ़ाऊंगा कि मनुष्य का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जो नर्व सिस्टम होता है, जो ब्लड होता है, और मनुष्य का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। बाकी एनेलिडा आर्थ्रोपोडा का जो हार्ट होगा वो न्यूरोजेनिक होगा। वो पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। तो यहाँ मत लिखिएगा। दूसरा लिखिए आप लोग रेखित पेशिया। लिखिएगा। इसमें मनुष्य का इच्छा अनुसार गति होता है।
इसमें मनुष्य का क्या होता है, इच्छा अनुसार गति होता है। दिखेगा, इसको कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। दिखेगा रेखित पेशियां को, इसको कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। लिखेगा पेशिया को, लिखेगा रेखित पेशिया के चारों तरफ सार्कोलेमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, सार्कोलेमा पाया जाता है। लिखिए इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। लिखेगा सार्कोलेमा, रेखित पेशी के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं सार्कोलेमा। एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मा। लिखिएगा इसमें एक रेखित पेशिया के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या कहते हैं सार्कोलेमा। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मा। इसमें दो प्रकार के बैंड्स पाए जाते हैं, इसी बैंड को याद रखना। इसमें दो प्रकार के बैंड्स पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, दो प्रकार के। लिखिएगा एक डार्क बैंड और दूसरा लाइट बैंड। कितने प्रकार के बैंड्स पाए जाते हैं भाई, दो प्रकार के बैंड्स पाए जाते हैं। ठीक, एक तो ए प्रकार के बैंड्स मिलेगा और दूसरा क्या होगा, आई प्रकार के बैंड्स मिलेगा। कितने प्रकार का बैंड रहेगा, दो प्रकार के। तो जो ए प्रकार के बैंड्स होता है, ठीक है, वो डार्क कलर होता है, गहरे रंग का होगा। और जो आई बैंड रहेगा वो लाइट कलर का होगा। कौन सा कलर का होगा, लाइट कलर का। और जो ए बैंड होता है ये जनरली किसका बना होता है, मायोसिन का बना होता है। और आई बैंड हमेशा किसका बना होता है अभी आपका, एक्टिन का। हाँ, किसका बना रहता है आपका, एक्टिन का बना होता है आपका। क्लियर हुआ, इसको अच्छे से लिखिएगा। ए बैंड हमेशा क्या रहेगा, डार्क रहेगा, जो किसका बना होगा आपका, मायोसिन का। आई बैंड हमेशा किसका बना रहता है, लाइट का। और किसका बना होता है वो, एक्टिन का। लिखिएगा, लिखिएगा इधर देखिए, आई बैंड और ए बैंड के मध्य में जेड रेखा पाई जाती है। लिखिएगा आई बैंड और ए बैंड के मध्य पे, आई बैंड और ए बैंड के मध्य पे एक रेखा पाई जाती है जिसे जेड रेखा कहते हैं। इसी कारण जेड रेखा को सार्कोमियर कहा जाता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है भाई, सार्कोमियर कहा जाता है। हो गया, मतलब ऐसे रहता है। इधर देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। आ रहा समझ यार, मतलब ये कौन सा बैंड हुआ, ये वाला मान लीजिएगा ये ए बैंड होगा और ये कौन सा बैंड होगा, आई बैंड होगा। ठीक, एक किसका बना है बताया था, मायोसिन का, और आई किसका बना है, एक्टिन का। इन दोनों के बीच में एक लाइन पाई जाती है ऐसे। क्या पाई जाती है, एक लाइन पाई जाती है। वो कौन सी लाइन होगा, जेड लाइन। ठीक, कौन सी लाइन होगा, जेड लाइन। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या, नहीं आया समझ। इसी जेड लाइन के मध्य को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। इधर देखिएगा, ये ऐसे रहता है, ये देखिए ये ऐसा है, बीच में कैसा रहेगा, ऐसे ऐसे गाप जाता है, ऐसे जाता है। आया समझ यहाँ, फिर ऐसे होते रहता है पेशी में, रेखित पेशी में, जो हमसे क्या होता है, गति होता है। क्लियर हुआ, तो आई बैंड को याद रखना और ए बैंड को याद रखना, जेड लाइन को क्या कहते हैं, तो सार्कोमियर, इसको याद रखना। अगला लिखिएगा, क्या बोले, अभी बता रहा हूँ ना, पूरा रेखित पेशी में पाता है। जहां जहां हमारे बॉडी में, ये देखो ये गति हो रहा है ना, ये गति हो रहा है कि नहीं, जहां जहां हमारे शरीर में गति होगा, जो हमारे से इच्छा हो रहा है, जैसे ये देखिएगा हमसे गति हो रहा है ना,
ये सब कौन से पेशी होगा? रेखित पेशी होगा। चलिए लिखिएगा। सब जगह मिलता है भाई, जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है पूरे शरीर पे मिलता है। रैखिक पेशी में ही लिखेंगे आप? हाँ, रेखित पेशी में लिख लो ना। लिखेगा शरीर का 40% भाग इन्हीं पेशियों का बना होता है। लिखिएगा, लिखिए क्या लिखे यार इसमें आप? शरीर का 40% भाग इसी पेशियों का बना होता है। लिखिएगा इस पेशियों में संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की प्रोसेस होती है। लिखिएगा इन पेशियों में संकुचन और शीतलन की गति होती है। और ध्यान से सुनिएगा, संकुचन और शीतलन की गति के लिए ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लिखिएगा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिएगा संकुचन और शिथिल दोनों अलग अलग है। इधर देखिएगा, संकुचन और शिथिल, इधर समझिएगा। शिथिल मतलब होता है शरीर में क्या होना? फैलना। संकुचन मतलब शरीर का क्या होना? सिकुड़ना। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? संकुचन का क्या होना? शरीर का सिकुड़ना। और शिथिल का शरीर का फैलना। क्लियर हुआ है तक के? और जहां जहां हमारे बॉडी में संकुचन शीतलन की क्रिया होगी वहां कौन सी क्रिया होगी? आपका रेखित पेशियां। क्लियर हुआ? जैसे हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है शरीर पे? संकुचन और शीतलन हो रहा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अगला लिखिएगा हृदयक पेशियां। हाँ, तीसरा लिखिएगा हृदयक पेशियां। देखिएगा इस प्रकार की पेशियां रेखित पेशियां होती हैं। इस प्रकार की पेशियां रेखित पेशियां होती हैं। यह पेशियां अनैच्छिक रूप से कार्य करती है। यह पेशियां अनैच्छिक रूप से कार्य करती है। अनैच्छिक? हाँ, अनैच्छिक रूप से गति करती है। देखिएगा हृदयक पेशियां केवल हृदय की दीवार पे पाया जाता है। हृदयक पेशियां केवल हृदय की दीवार पे पाया जाता है। कहाँ पाई जाती है? हृदय की दीवार। इस प्रकार के पेशियां लगातार गति करती, जीवन प्रयत्न गति करती है। नॉन स्टॉप? हाँ, नॉन स्टॉप गति करती है। देखिएगा इस प्रकार की पेशियां जीवन प्रयत्न गति करती है। सबसे बिजी अंग है ना? ठीक, अंग पूछेगा तो वो है न्यूक्लियस, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये जीवन प्रयत्न क्या करता है? गति करता है। अगर ये रुका तो हृदय क्या हो गया? रुक जाए, मतलब ह्यूमन बॉडी का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कितना प्रकार के पेशी हुआ? 3 प्रकार के। पहला क्या होगा? अरेखित, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरा क्या होगा? रेखित, जिसमें हमारा क्या होगा? कंट्रोल होगा। तीसरा क्या होगा? हृदय पेशी, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होगा। यही एक ऐसा पेशी है जो जीवन प्रयत्न क्या करता है? गति करता है। लेकिन ये आहार नाल, डायफ्राम, मूत्राशय, ये सब जीवन प्रयत्न गति करता है, लेकिन वो अपने इच्छा से करता है, हमारी इच्छा से गति नहीं करता। जब हमको यूरिन लग रहा है, ठीक है, हम रोकने का कोशिश करेंगे तब भी वो नहीं रुकेगा, वो निकल जाएगा। आया समझ? नहीं आया समझ? एनस की द्वार अगर हमको प्रेशर बनाया है, अगर हम नहीं करेंगे तब भी वो निकल जाए, मतलब वो कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। लेकिन जब हमारे इच्छा पे, जैसे हाथ ऐसे किए हैं, जब तक ऐसे नहीं करेंगे तो अब तब तक नहीं होगा। ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई? अच्छी क्रिया। आया समझ? जैसे बोलते हैं ना, मीठा को देखे देखिए मुंह में लार का आना, ये कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। क्लियर हुआ यार? साइकिल का पैडल में चलाते रहना, वो कौन सी क्रिया है? लेकिन वो साइकिल का जब वो चढ़ जाता है, चैन चढ़ जाता है, कौन सी क्रिया होती है? वो अनैच्छिक क्रिया।
बोलते हैं ना पैडल अपने आप चलते रहता है। अरे चैन चढ़ गया बोलते हैं तो पैडल अपने आप चलते रहता है रेल। चलिए अगला लिखिएगा आप नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू को मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोग को और कॉकरोच वाले को। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कल आप लोग पढ़ के आएंगे।